नमस्कार दोस्तों। यूपी टेट में जो मनोवैज्ञानिक पूछे जाते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। यूं तो यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, उसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पूछे जाते हैं, लेकिन जिन मनोवैज्ञानिकों को आज हमने इस वीडियो में शामिल किया है, वो चाहे टेट हो या फिर सी टेट हो, इन टेट एग्जामों के सी टेट एग्जामों के रीढ़ की हड्डी हैं। इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। इनसे प्रश्न आए बिना कभी पेपर बन ही नहीं सकता। तो इसमें हमने 12 मनोवैज्ञानिकों को शामिल किया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आसबर्न है, चॉम्स्की हैं, जॉन डीवी, हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, आईपी पावलोव, ईएल थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर और कोहलबर्ग। इसके बाद भी और मनोवैज्ञानिक हैं जिनको आप इस पूरी वीडियो में देख पाएंगे। आप दोस्तों, यदि आप 2026 के यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे और लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पहले मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे जी के सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यह पूरी तरह से एक दिमागी प्रक्रिया है और दिमाग का विकास किस प्रकार से होता है उसको इन्होंने इसमें बताया है। तो इन्होंने दिमाग के बढ़ने की जो प्रक्रिया बताई है, उसके 4 स्टेजेस बताई हैं। तो इन 4 स्टेजेस का नाम यहाँ पर लिखा है, उसे आप देख पाएंगे। पहली है संवेदीगत, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है ठोस संक्रियात्मक और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन 4 अवस्थाओं के माध्यम से किसी भी छोटे बच्चे के दिमाग का विकास होता है। इन 4 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था होती है, वो होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से लेकर के 11 या 13 वर्ष तक की अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से लेकर के 18 या फिर उससे ऊपर, आप मान सकते हैं, इसको कहा जाता है। तो इन 4 अवस्थाओं में बच्चा क्या क्या करता है उसे थोड़ा सा देखिए। इन 4 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है संवेदीगत अवस्था, उसमें बच्चा चीज़ों को छू करके महसूस करता है और अपने ज्ञान का विकास करता है कि पानी को छूने से कैसा लगता है, मम्मी को कैसे छूते हैं, पापा को कैसे पकड़ते हैं। आग के पास जाता है दौड़ दौड़ के, और एक बार यदि आग छू ले, जल जाए तो दोबारा नहीं छूता है। यह 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था तक चीज़ों को छू करके देखता है, अपने सेंसर से, सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहते हैं। इसके बाद देखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा चीज़ों को उलटना नहीं जानता। जैसे अगर 2 और 4 आप दे दिए तो जोड़ करके वो 6 बनाएगा, और यदि आप 4 और 2 दे दिए तो उसे भी जोड़ करके 6 बनाएगा। लेकिन यदि इस सवाल को जोड़ने में उसने इस तरह से जोड़ा है, ऐसे, तो इस नीचे वाले सवाल को भी जोड़ने के लिए वो यही वाली प्रक्रिया अपनाएगा। वो ये नहीं समझ पाता है कि यह 4 जो है यहाँ लिखा है और यह 2 यहाँ लिखा है। उलटना पलटना चीज़ों को नहीं जानता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर ज्ञान के निर्माण में उसकी कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। इसके माध्यम से भी वो ज्ञान का विकास करता है। तो एसिमिलेशन आखिर होता क्या है? तो मौजूदा ज्ञान में नए ज्ञान को फिट करने को एसिमिलेशन कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। मौजूदा जो ज्ञान है, जैसे उसने कभी देखा होगा घोड़ा, मान लीजिए उसने कभी देखा हो घोड़ा, यदि बच्चे ने कभी देखा है तो घोड़े के 4 पैर होते हैं, उससे देख लेता है। और कभी उसके आगे गधा दिख गया तो वह कह सकता है कि यह घोड़ा है। लोग हंसते भी हैं कि नहीं बाबू, यह घोड़ा नहीं, यह गधा है। धीरे धीरे वो अपने स्कीमा में, माइंड में ये चीज़ फिट कर लेता है कि अगर इस प्रकार का लाल रंग दिखे तो घोड़ा, और थोड़ा उससे छोटा दिखे तो गधा। इसको हम आत्मसातीकरण कहते हैं, यानी नए ज्ञान में पुराने को फिट कर लेना या पुराने से नए को जोड़ लेना। अगला दिया है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन तब होता है जब नई जानकारी को फिट करने के लिए पुरानी में बदलाव किया जाए, तो एकोमोडेशन होता है। और इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन क्या होता है कि यह वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन, इसे अंग्रेजी में समायोजन, हिंदी में इसे समायोजन कहते हैं, एकोमोडेशन को। इन दोनों को आपस में जब जोड़ने लगे तो इक्विलिब्रेशन होता है। तो यह है जीन पियाजे। हमारे जो दूसरे मनोवैज्ञानिक को हैं और जिनको आपको यूपी टेट के लिए पढ़ना है, उनका नाम है लेव वाइगोत्स्की, और उनके सिद्धांत को कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी नज़दीकी विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, और सहारा देने की अवधारणा, यानी इन्होंने 2 सिद्धांत दिए और कहा कि इसके माध्यम से ज्ञान का विकास होता है।
और इन दोनों बातों में है क्या? ध्यान से समझिएगा। जेडपीडी को जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखिए। नज़दीकी विकास का सिद्धांत। आखिर इसमें होता क्या है कि जैसे वाइगोत्स्की जी ने कहा कि कोई बच्चा मान लीजिए इतना विकास करना चाहता है, यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक, तो इस बीच में जो विकास कर लेने की ये जो संभावना है ना, इसी को जेडपीडी कहा जाता है। यानी आप बहुत पढ़ सकते हैं, आप मान लीजिए 10 किताबें पढ़ सकते हैं एक वर्ष में, लेकिन इस 10 के बीच में आप क्या क्या करते हैं और नया क्या क्या सीखते हैं, इस बात की संभावना को ही जेडपीडी कहा जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने कहा था सहारा देने की अवधारणा। इन्होंने कहा था कि बच्चा यदि साइकिल सीखना चाहता है तो उसे छोड़ दो, साइकिल पकड़ा दो, सीखने दो, उसमें कुछ मत करो। हाँ, जहाँ वह फंसे, जहाँ वह गिरे, बस वहीं उसकी सहायता कर दो। यदि वह पढ़ना चाहता है तो उसे बुक दे दो, उसे फाड़ने दो, उसे लिखने दो। जब वह नहीं पढ़ पाए तो उसे थोड़ा सा बता दो। ये नहीं है कि पूरा चैप्टर ही बता दिया, ऐसा नहीं आपको करना है। जो जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में आप चर्चा कर लीजिए, उनके प्रश्नों के बारे में आप चर्चा कर लीजिए, उन्हें बस सहारा दे दीजिए। पूरी प्रक्रिया मत समझाइए, पूरी बात मत बताइए, खुद से उन्हें सीखने दीजिए। ऐसा मानना था लेव वाइगोत्स्की जी का। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है जेरोम ब्रूनर। उनका नाम क्या है? जेरोम ब्रूनर। इनकी थ्योरी को कहा जाता है डिस्कवरी लर्निंग, यानी खोज के माध्यम से अधिगम। खोज के माध्यम से अधिगम। ब्रूनर का मानना था कि बच्चे निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के बजाय खोज और प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं। खोज और प्रयोग के माध्यम से छोटे रहते हैं तो वो प्रश्न ज़्यादा करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनके प्रश्न करने की क्षमता कम होती जाती है, क्योंकि लोग डांटते हैं, उनको प्रश्न का उत्तर खुद नहीं मालूम होता, तो बच्चे को कहाँ से बताएंगे। आप ऐसा मत करिए। यदि आपसे प्रश्न कोई बच्चा कर रहा है, उस समय आपको नहीं आ रहा है, तो आप प्रयोग करिए, उस बारे में सर्च करिए और बाद में बच्चे को बताइए। उसे बताना बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्रश्नों का उत्तर देंगे वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा खोज के माध्यम से। इसी के साथ आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, 3 4 या 2 साल के बच्चों को, कि वो यदि कोई नया काम कर रहा होता है तो उसको ध्यान से देखते हैं, उसको बहुत ही ध्यान से देखते हैं और नए रूप से उसे सीखते हैं। तो इन्होंने ज्ञान के निर्माण की जो प्रक्रिया बताई थी उसमें अधिगम के 3 रूप इन्होंने बताए, और 3 रूपों में इनेक्टिव यानी क्रियात्मक, इनेक्टिव को क्या कहा जाता है? क्रियात्मक। आइकोनिक, प्रतीकात्मक, और सिंबॉलिक यानी सांकेतिक। सिंबल माने क्या होता है? संकेत। इसके माध्यम से जानकारी के बारे में उन्होंने बताया था। इसी के साथ जैसे इनेक्टिव जो होता है वो 0 से लेकर के 3 साल के लिए होता है, यानी 3 वर्ष बच्चा इनेक्टिव होकर सक्रिय रूप से सीखता है। इसके बाद प्रतीकात्मक रूप से इन्होंने बताया 3 से लेकर के 7 वर्ष के लिए, कि वो प्रतीकों को देख करके, गेंद है तो उसे देख करके सीखेगा। गेंद को आप छुपा देंगे कहीं पे तो वो जा करके खोज लाएगा। बल्ले को छुपा देंगे तो खोज लाएगा, क्योंकि वो उस आइकन को, उस बल्ले के सिंबल को देख रहा है, तो वो इस तरह से समझता है। और उसके बाद सिंबॉलिक ज्ञान प्राप्त करता है। इस चरण में बच्चे को व्यवस्थित जानकारी देने के लिए भाषा और प्रतीकों का उपयोग करते हैं। यानी तीसरे वाले स्टेज में भाषा भी आ जाती है और सिंबल भी आ जाता है। दूसरी वाली स्टेज में केवल सिंबल आता है और पहले वाले में क्रियात्मक आता है, कि बच्चा कर करके ज़्यादा सीखता है, तो उसे कुछ करने दीजिए, यदि वो ज़्यादा सीखेगा तभी। इसके बाद उन्होंने एक स्पाइरल करिकुलम के बारे में बताया था। तो यह क्या होता है, इसे थोड़ा सा देख लीजिए। तो इस स्पाइरल करिकुलम क्या होता है? स्पाइरल करिकुलम के लिए उन्होंने कहा सर्पिल होता है। इसका मतलब स्पाइरल का आप सर्पिल समझिएगा, सर्पिल करिकुलम। तो उन्होंने कहा था जेरोम ब्रूनर जी ने कि बच्चे को आप इस तरीके से बताइए, इस लेवल पे आकर के बताइए कि वह चीज़ों को समझ सके, यानी सरल से लेकर के कठिन की तरफ बताइए। पहले बच्चे को सरल छोटी छोटी चीज़ें बताइए, उसके बाद इन छोटी चीज़ों को आपस में जोड़ करके बताइए, और उसके बाद एक बड़ी धारणा बना करके उनको बताइए। यानी छोटे से शुरू करके और बड़े की तरफ बताना ही स्पाइरल करिकुलम है, और ऐसा कहा था जेरोम ब्रूनर जी ने। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या कुछ लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं इनका नाम है बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर जी ने एक सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहा जाता है, या प्रचलनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता क्या है कि अधिगम का इस सिद्धांत में
किसी के व्यवहार को उसके परिणाम यानी पुरस्कार या दंड देकर के जोड़ा जाता है। पुरस्कार या दंड के माध्यम से आप निर्धारित कर सकते हैं व्यवहार। अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसे पुरस्कार देंगे, वाह वाह करेंगे या फिर कुछ खाने को दे देंगे, और यदि गलत काम करता है तो उसे दंड देते हैं। तो इसके माध्यम से उसे सिखाया जाता है व्यवहार। अब बच्चा इस पर निर्भर करेगा, इसके बाद यदि उसे किसी काम में पुरस्कार मिलता है तो वह उसे बार बार दोहराएगा, और किसी काम में यदि दंड मिलता है तो वह उसे छोड़ना चाहेगा क्योंकि उसे मार पड़ती है इसके बारे में। तो व्यवहार का यह सिद्धांत बताता है कि यदि आप बीएफ स्किनर जी के माध्यम से चलेंगे तो किसी के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि वह अच्छा काम करे। अच्छा काम करेगा तो पुरस्कार, वरना दंड उसे प्रदान किया जाएगा। तो यही है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें इन्होंने रिस्पॉन्स दिया, कंसिक्वेंस दिया, रेनफोर्समेंट दिया और पनिशमेंट दिया। तो यह एक प्रक्रिया इन्होंने अपनाई। कुल मिलाकर के बस इतना जान लीजिए कि बीएफ स्किनर जी के सिद्धांत में बात बस इतनी है कि यदि अच्छा काम करे तो पुरस्कार, और गलत काम करे तो दंड, और इसी के माध्यम से किसी के व्यवहार को सुधारा जा सकता है। डांट के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे यदि किसी गलत काम पे तो वो भी तो दंड ही है, ऐसा नहीं है कि केवल मारना ही दंड है। तो इस तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग काम करती है, क्रिया प्रसूत। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कबूतर के ऊपर कर करके किया था कि कबूतर था एक पिंजरे में, जब वहां पे लगी एक डंडी को दबाता था तो खाना गिरता था उसके लिए। तो जब जब खाना गिरता था तो वह उस व्यवहार को बार बार दोहराता था और खाने के लिए मांग लेता था। तो इस तरह से किसी के व्यवहार को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बीएफ स्किनर जी का सिद्धांत है ऑपरेंट कंडीशनिंग। हमारे जो अगले मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है इवोन पावलोव। इवोन पावलोव, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते और घंटी पर प्रयोग किया था। बहुत ही चर्चित रहा इनका प्रयोग, और इसे आप अच्छे से समझ भी लिए होंगे, या फिर नहीं जानते तो बस जान लीजिए कि एक पिंजरे में एक कुत्ते को इन्होंने बंद कर दिया। एक कुत्ते को इन्होंने यहाँ पर बंद कर दिया और इसमें लगा दी एक घंटी, और इस घंटी को कहीं बैठ करके नियंत्रित कर सकते थे धागे के माध्यम से। तो यहाँ बैठ करके पावलोव जी इस धागे को खींच करके यहाँ पे लगी घंटी बजाते थे, और जब घंटी बजाते थे तो यहाँ से उस कुत्ते के लिए खाना मिल जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि जब जब ये घंटी बजाते थे तो कुत्ता लार टपकाने लगता था। लार टपकाता था, इसका मतलब कि अब उसे खाना मिलेगा, खाने का इंतजार करता था। कुछ दिनों के बाद इन्होंने क्या किया कि घंटी तो बजाते थे लेकिन खाना नहीं देते थे। यहाँ से खाने को इन्होंने हटा दिया और केवल घंटी बजाते थे, तो कुत्ता फिर भी लार टपकाता था। लेकिन धीरे धीरे कर करके ऐसा ही बार बार इन्होंने किया कि घंटी तो बजाते थे, खाना नहीं देते थे। शुरू में क्या मिलता था, खाना, बाद में खाना हो गया बंद। तो जब कुत्ता समझ गया तो लार टपकाना भी उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इन्होंने इस बात से निष्कर्ष निकाला कि कोई प्राणी किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ किसी तटस्थ उद्दीपक को बार बार जोड़ने से एक प्रक्रिया सीख लेता है, और वही प्रक्रिया कुत्ते ने सीख ली कि यहाँ पर घंटी बजती थी तो लार टपकाता था कि अब मुझे मिलेगा खाना। लेकिन बाद में इन्होंने खाना भी गायब कर दिया और यह दिखाया कि यदि कोई प्रक्रिया से हम किसी दूसरी प्रक्रिया को जोड़ दें तो हमारे ऊपर कुछ असर पड़ता है, और इसी को इन्होंने कहा शास्त्रीय अनुबंध यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। और उन्होंने जो प्रयोग किया वो किस पर किया, कुत्ते के ऊपर किया। तो ये है इवोन पावलोव जी। हमारे अगले मनोवैज्ञानिक का नाम है ईएल थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया इसको कहा जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसमें इनका कहना था, थॉर्नडाइक जी का कहना था कि यदि व्यक्ति हो चाहे जानवर हो, वो बार बार क्या करता है, गलतियाँ, और गलतियाँ उसे करने दीजिए क्योंकि वह गलतियाँ कर करके ही सही काम को सीख पाता है। कोई व्यक्ति गलतियाँ कर करके ही सही प्रक्रिया के चयन तक आ जाता है, और एक समय तो ऐसा आ जाता है कि वो गलतियाँ करता ही नहीं है। धीरे धीरे सही प्रतिक्रिया का चयन करना उसको आ जाता है। तो यह बताता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कि गलतियां कर करके ही आप नई बातें सीख। ये 9 नंबर के मनोवैज्ञानिक हैं, इनका नाम है डेविड ऑसबेल। इन्होंने सार्थक अधिगम का सिद्धांत दिया, मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी। और इसमें इन्होंने बताया कि यदि आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी चीज से लिंक कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए।
जैसे आप साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके साइकिल के किसी कल पुर्जे के बारे में कनेक्ट कर लीजिए। यदि आप नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो नदियों की धाराओं से, नदियों के किनारों से उस बातों को कनेक्ट कर लीजिए। तो कनेक्शन के बारे में ये बताते हैं कि यदि चीज़ों को आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो मीनिंगफुल लर्निंग होगी, सार्थक अधिगम होगा और यह अधिगम आपके काम भी आएगा। तो इन्होंने इसके बारे में मीनिंगफुल लर्निंग का सिद्धांत, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग लर्निंग क्या होता है दोस्तों? कि आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ें, रट लें उसे, एक बार याद कर लें, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन के रूप में आप में बदल जाएगी और सब्जेक्शन के रूप में इन्होंने इसे दिया। इसी के साथ इन्होंने इसे एडवांस ऑर्गेनाइजर्स के रूप में भी दिया कि आप हायर लेवल के एब्स्ट्रैक्शन को नए मटेरियल के साथ जोड़ करके पढ़िए। तो एक कहना था डेविड ऑस्बेल का, इन्हें भी यूपी टेट के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। 10वें नंबर के मनोवैज्ञानिक हैं कोहलबर्ग। कोहलबर्ग जी ने जो सिद्धांत दिया उसे कहा जाता है नैतिक विकास का सिद्धांत। बार बार इनसे प्रश्न आता ही आता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये 3 स्तर से गुजरते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, यानी 3 यह लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। 3 लेवल पर आप किसी चीज़ को सीखते हैं। तो इसमें नैतिक विकास का सिद्धांत यदि आपको सिखाना है तो इसमें दंड भी काम आता है, यानी बच्चे को किसी गलत काम के लिए अगर दंड देंगे तो वह आपकी आज्ञाओं का पालन करता है और दंड नहीं देंगे तो आपकी आज्ञाओं का उपेक्षा भी कर सकता है। तो यह कहना था नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग जी का। 3 इन्होंने जो स्तर बताए थे उसमें जो प्री कन्वेंशनल इन्होंने बताया था वो था आपका 4 से लेकर के 10 वर्ष के लिए। इसके बाद जो कन्वेंशनल इन्होंने बताया था, परंपरागत जिसको कहते हैं, वो था 10 से लेकर के 14 वर्ष के लिए। और एक इन्होंने अंतिम बताया था पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या इन्होंने बताया, 13 साल से जितनी भी आपकी आगे की उम्र हो उसके लिए। तो जो परंपरागत स्तर होता है इसमें एक चीज़ पूछा जाता है, ये जो 10 से 14 साल की स्तर होता है ना, इसमें लड़का हो लड़की हो अपने आप को अच्छा समझता है कि हम सबसे अच्छे हैं, हम ही सब काम अच्छे से कर पाते हैं, दूसरों को तवज्जो नहीं देता। अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने की उन्मुखता इसमें होती है कन्वेंशनल वाले में, 4 से लेकर के 10 वर्ष। अगले मनोवैज्ञानिक का नाम है एरिक एरिक्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछा जाता है और इन्होंने बड़े अच्छे रूप में अपने जीवन के बारे में बताया। अपने जीवन माने हमारे जीवन के बारे में बताया कि हमारा जीवन कितने लेवल में बटा होता है। तो मानव विकास पूरे जीवन काल में सामाजिक संपर्क और संघर्षों के माध्यम से होता है। देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं कि मानवों का विकास जो होता है वो सामाजिक, मनोसामाजिक यानी सामाजिक संपर्क के माध्यम से बनता है। एक दूसरे से आप जुड़े रहें और संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें प्रत्येक चरण में एक विशेष संकट का समाधान आपको करना पड़ता है। तो इन्होंने जीवन को 8 लेवल में बांटा। 8 प्रकार के जीवन के बारे में इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अगर 80 वर्ष तक जीवित रहता है तो 8 चीज़ें फेस करेगा। तो पहला जो होता है वो होता है ट्रस्ट vs मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा होता है स्वायत्तता बनाम संदेह। तीसरा होता है पहल बनाम अपराध बोध। चौथा होता है कड़ी मेहनत करना। पांचवा होता है पहचान की भूमिका। छठवां होता है आत्मीयता बनाम अलगाव। सातवां होता है उत्पादकता बनाम ठहराव और आठवां होता है अहंकार संपूर्णता बनाम निराशा। तो यह 8 लेवल बताएं एरिक एरिक्सन जी। इनके विकास के सिद्धांत का नाम है मनोसामाजिक विकास का चरण, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेजेस कहा जाता है। अंतिम और लास्ट मनोवैज्ञानिक हमारे पास बचे हुए हैं जिनका नाम है बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम जी के बारे में हम जानेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी कहा जाता है इनकी थ्योरी को, और इन्होंने जो शिक्षा का लेवल है उसको बताया कि किस प्रकार से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और कितने लेवल इसमें होते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए इन्होंने इसे बांटा और इन्होंने जो इसमें चरण बताए, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोदैहिक क्षेत्र शामिल होता है, इसे इन्होंने कहा। तो बीएस ब्लूम जो है 1956 में यह विकसित करते हैं और यह सीखने की प्रक्रिया को सरल से जटिल तक बनाते हैं। जो पिछले मनोवैज्ञानिक जिन्होंने कहा था कि पहले आप बच्चे को सरल बताइए और उसके बाद बड़ी चीज़ें कठिन बताते जाइए तो आराम से सीख लेगा। तो इस तरीके से इन्होंने कहा था सीखने के लिए। तो पहला इन्होंने संज्ञानात्मक डोमेन दिया, तो पहले आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने भावात्मक डोमेन दिया
कि मूल्यों और भावनाओं के दृष्टिकोण से बातों को समझना पड़ेगा। और लास्ट इन्होंने मनोदैहिक क्षेत्र के बारे में बताया कि यह शारीरिक क्रियात्मक कौशल से संबंधित है, जैसे किसी कार्य को करना। यानी जैसे ही आप संज्ञान के बारे में यानी किसी चीज़ को खूब अच्छे से याद कर लेंगे, भावनाओं से जोड़ लेंगे, तो आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे, अपने शरीर में उतार पाएंगे और उसे अगले लेवल तक ले जा पाएंगे। तो ये रहे हमारे सीटेट या यूपी टेट के मनोवैज्ञानिक। इनके बारे में जान करके आपको कैसा लगा? इनको आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ करके आप इन्हें समझ सकते हैं और अपने 5 से 10 नंबर किसी एक ही एग्जाम में पक्के कर सकते हैं।